Hello students, welcome to VAS IAS. Myself Abhishek Mishra, Faculty of Political Science. Now, आज के कॉन्टेक्स्ट में इधर हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं, जितनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स इस समय बदल रही है, शायद ही इतनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स जो है वो कभी बदली हो। जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है अभी वो हमें देखने को मिल रहा, दैट इज अ हिस्टोरिक आर्म डील बिटवीन अमेरिका एंड वियतनाम। ना अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो आर्म्स डील जो है वो साइन हुई है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रहा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ यही सारा मैटर डिस्कस करूंगा कि ये क्या आर्म डील है और कैसे ये जियोपॉलिटिक्स टेंशन जो है इससे शुरू हो रही है, इससे इमर्ज हो रही। तो मैं यहाँ आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि वो वियतनाम को अंडर आर्म्स डील जो है वो बहुत सारे अपने आर्म्स जो है वो वियतनाम को सप्लाई करेगा या ट्रांसफर करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिकन F-16 फाइटर जेट टू वियतनाम। नो अब आप ये देखिए कि अमेरिका वियतनाम को आर्म्स डील के तहत आर्म्स सप्लाई कर रहा है, सो उसमें कोई नई चीज क्या है, वो तो जनरली करता ही रहता है। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखिए वो किस कंट्री को कर रहा, सो दैट इज योर वियतनाम। नो वियतनाम और चाइना के बीच में ऑलरेडी जो है वो साउथ चाइना सी को लेकर के जबरदस्त टेंशन चल रही। वियतनाम और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर बहुत जबरदस्त टेंशन चल रही है। अब इस माहौल में जब वियतनाम चाइना के साथ ऑलरेडी टेंस्ड माहौल में है, वहां पर अमेरिका का कूदना और अमेरिका और वियतनाम के बीच में आर्म्स डील का होना, जिसमें अमेरिका जो है वो वियतनाम को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह जो है मान रहा है और उसने ये डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में वियतनाम को F-16 फाइटर जेट्स देगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके का कोई भी जो अनाउंसमेंट है अमेरिका की तरफ से वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो इस तरीके की आर्म्स डील की वजह से क्या हुआ कि फिर से एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें साउथ चाइना सी या इस क्षेत्र में जो है वो देखने को मिला। नाउ व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन या हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड वियतनाम हैज बीन। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अमेरिका और वियतनाम के संबंधों पे जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें कोल्ड वॉर एरा जो है वो याद आता है कि अमेरिका और वियतनाम, आपने कोल्ड वॉर के टाइम पर आई एम श्योर दैट जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा या आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो या आपने पॉलिटिकल साइंस अगर एज अ स्टूडेंट आपने पढ़ा है तो आपने कोल्ड वॉर पढ़ा होगा। कोल्ड वॉर के टाइम पर, कोल्ड वॉर के पूरे फेज में बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द वियतनाम वॉर, जहां नॉर्थ और साउथ वियतनाम हुआ करता था और नॉर्थ वियतनाम जो था वो कम्युनिस्ट लाइन पर था। दैट वाज द नॉर्दर्न वियतनाम वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड द सदर्न वियतनाम जो था वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि अमेरिका जो है वो वियतनाम को कम्युनिस्ट कंट्री बनने से रोकना चाह रहा था। तो अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम पर एक जो है डोमिनो थ्योरी जो है चलाई थी, रन किया था कि वो ऐसे कंट्रीज को जो है वो रोकता था जहां पर कम्युनिज्म फैल रहा था। तो उसका ये मानना था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट हो गया तो वो अपने कई सारे देशों को कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में ले लेगा। तो इसी का रिजल्ट हम देखते हैं, इसी का रिपरकशन हम देखते हैं, कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वियतनाम वॉर। और वियतनाम वॉर को जो है बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर कोई सबसे डिवास्टेटिंग और सबसे भयानक युद्ध अगर माना जाता है तो वियतनाम वॉर को माना जाता है, जहां मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई थी। और अमेरिका को भी बड़ा प्रॉब्लम इसमें हुआ था, काफी इकोनॉमिकल लॉस हुआ अमेरिका को, बहुत अमेरिका को आलोचना भी इसमें फेस करनी पड़ी, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ अमेरिका का। एंड नियर अबाउट एक फैक्ट के हिसाब से अगर चले तो कहते हैं कि 58,000 अमेरिकन्स वर किल्ड इन दिस वियतनाम वॉर। तो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। तो अब आप समझिए ऐसे कोल्ड वॉर के टाइम पर जो वियतनाम वॉर हुआ तो अमेरिका और वियतनाम के रिलेशंस जो हैं कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं माने जाते,
क्योंकि वियतनाम कहीं ना कहीं हमें जो है वो रशिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ, और रशिया से उसका जो पैक्ट है या जो भी उसके रिलेशन है वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आज के जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो जियो पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिला है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन किस तरफ मूव कर जा रहा है, यू नेवर नो। और आज के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इंटरेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर देश अपना राष्ट्रहित देख रहा है, तो वियतनाम ने भी अपना राष्ट्रहित देखा अमेरिका की तरफ जाने में। और इसी में आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर में जो एडवर्सरीज हुआ करते थे, जो जहां एक समय में दुश्मन हुआ करते थे, आज के दौर में आप देखिए कि क्योंकि वियतनाम और चाइना में रिलेशन में टेंशन रिलेशंस को लेकर के है, रिलेशंस नहीं अच्छे चल रहे हैं बिटवीन वियतनाम एंड चाइना, वहीं चाइना और अमेरिका के रिलेशंस नहीं अच्छे चल रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि वियतनाम जो है वो अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है, और अमेरिका उसको बहुत बड़ी एक आर्म डील के तहत आर्म्स जो है वो सप्लाई कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेप हुआ है, ये जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा, इट वॉज जस्ट टू काउंटर द चाइना एंड टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि इसी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका ने क्वाड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्डअप की है। वहीं हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका वियतनाम की हेल्प करने जा रहा है, और अमेरिका तमाम जो है वो एडवांस इक्विपमेंट्स, एडवांस आर्म्स जो है वो वियतनाम को देगा, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस इन द रीजन। तो इस तरीके से अमेरिका और वियतनाम को हमने देखा कोल्ड वॉर के टाइम पे। नो आज के इस माहौल में अब ये जो स्टेप हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इससे किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हमें जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। अब आप देखें कि जहां हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना और रशिया में हमें नजदीकियां दिखाई दे रही हैं, तो वही हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अपने नए नए फ्रेंड्स की तलाश कर रहा है। और आप देखिए कि अमेरिका का जो है वो वियतनाम के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ, जस्ट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही जो है नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है डिक्टेटर, वो रशिया जो है वो दौरा करके आता है। तो ये सब ये दिखाता है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स जो है वो इस समय चेंज हो रही है। नाउ द सदर्न द साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वो आज के जियोपॉलिटिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया। दैट इज द फोकल पॉइंट। आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो निकल के आ रहा, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन रीजन, with the South China Sea being the critical arena of the contention। जहां सबसे जो एक तरीके से विवाद का जो क्षेत्र है, जो इशू है, दैट इज योर साउथ चाइना सी। अब चाइना साउथ चाइना सी को अपने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहता है, बिकॉज साउथ चाइना सी इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। अब यही हम देखते हैं कि वियतनाम भी कहीं ना कहीं अपने मैरिटाइम डिफेंस को और स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, जस्ट टू कंटेन चाइना। अब इस तरह से, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि वियतनाम को ऐसे देशों की तलाश है जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। यहां पर हम देख रहे हैं कि वियतनाम जो है वो अमेरिका की तरफ मूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है ये बात चाइना को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, तो इसी वजह से चाइना ने भी इस पर काफी कड़ा रुख जो है वो अपनाया है। अब इन सब चीजों से चाइना पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अमेरिका अगर किसी भी देश को मिलिट्री जो हेल्प प्रोवाइड करता है और जिसका ऑब्जेक्टिव चाइना को काउंटर करना है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना जो है उस डील को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस तरह की डील से बिल्कुल यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है और इंक्रीज होंगी। जो भी कोविड की वजह से कह लीजिए या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो भी अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन चल रही, वो टेंशन और बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। ये भी हो सकता है कि चाइना भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और बढ़ा सकता है इन दी साउथ चाइना सी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में, साउथ चाइना सी पूरे क्षेत्र में या इस पूरे रीजन में हमें रीजनल इनस्टेबिलिटी नजर आ सकती है, क्षेत्रीय अस्थिरता हमें देखने को मिल सकती है इस पूरे क्षेत्र में।
तो इस तरीके की डील से इस तरीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नो व्हाट अबाउट रशिया? अब इसमें रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, रशिया पे क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखिए रशिया का ऐसा तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम नहीं कह सकते, बट हाँ इकोनॉमिकली रशिया को इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वियतनाम जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्म सप्लायर हुआ करता था वो पहले रशिया हुआ करता था। अब रशिया को उसने छोड़ करके, रशिया को साइडलाइन लगा करके उसने अमेरिका की तरफ मूव किया है। तो हमें कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर एरा में जो ग्रुपिंग हुई थी उसमें हमें बदलाव नजर आ रहा है कि अब ये कोल्ड वॉर के टाइम पे जो ग्रुपिज्म बना था आज के दौर में हम देख रहे हैं कि वो अब इररिलेवेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि आज हर कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेट करता है, और नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अब हर कंट्री कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है और वो अपने नए दोस्तों की तलाश में लगा हुआ है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि रशिया का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा, और रशिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट का एरिया है उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया को इकोनॉमिकली इसमें लॉस हो सकता है, और अमेरिका का जो डोमिनेंस है उस क्षेत्र में, अमेरिकन हेजेमनी जो है इस पूरे रीजन में, वो हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो इंडिया के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इस डील से कुछ चीजें निकल के आती हैं। अब वो क्या निकल के आती हैं? तो देखिए जाहिर सी बात है भारत के भी संबंध जो है वो चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं नहीं, ठीक है। हमारे रिलेशंस भी जो है वो चाइना से बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमको भी लगातार इन्हांस करना पड़ता है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, हम भी लगातार अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं जस्ट टू काउंटर चाइना। नाउ यूएस और वियतनाम आर्म्स डील की वजह से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें टेंशन क्रिएट होगी। अब जब उसमें टेंशन क्रिएट हो रही है तो क्योंकि इसी क्षेत्र में तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस लाने के लिए हमने लगातार कई बार बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला दैट दिस होल रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन should be stable, it should have peace and stability, और फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और यहां पर किसी का डोमिनेंस या किसी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की डील की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन वो फिर से डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ इसमें टेंशन की बातें बिल्कुल होंगी। और इंडिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो वियतनाम को इस तरीके की डील्स का फायदा दे रहा है, तो अब हमको भी देखना पड़ेगा कि हम और कहां से अपने इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। प्लस ये भी हमें देखना होगा दैट द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका इन काउंटरिंग चाइना, कि अमेरिका जो है वो जिस तरीके से चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है जो उसको वो काउंटर कर रहा है, उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? क्या हम अमेरिका जो है हमें उसमें शामिल कर रहा है कि नहीं? क्योंकि भारत कभी भी किसी ग्रुपिज्म का पार्ट नहीं होना चाहता, ना हम किसी एक ग्रुप में जाना चाहते, ना किसी बुरे ग्रुप में जाना चाहते। ये हमने रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा कि हमने ना तो रशिया का साथ दिया ना तो यूक्रेन का साथ दिया। अब भारत के लिए भी उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बन के आता है कि हमें भी हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही आगे रख करके काम करना होता है। तो ओवरऑल इंडिया का जो स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर भी इसका एक इंपैक्ट पड़ सकता है। नो इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्लोजली मॉनिटर डेवलपमेंट इन दिस ऑफ दिस नेचर। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि भारत किसी भी आर्म रेस के खिलाफ है। हम कभी भी किसी आर्म रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम ये मानते हैं कि कोऑपरेशन से, पीसफुली कोऑपरेशन से जो है हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, फिर चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन ही क्यों ना हो। सो इंडिया always believes in maintaining a stable balance of power and will likely observe these developments with interest. Okay. Now, furthermore, this initiative could open avenue for increased defense cooperation between India and Vietnam, reinforcing India's position as a key strategic partner in the region. हाँ, इससे एक फायदा ये हो सकता है कि ये भारत के लिए कई एवेन्यूज ओपन कर सकता है। भविष्य में हमें ये देखने को मिल सकता है
कि इंडिया और वियतनाम के बीच में जो है वो आर्म्स डील, इस तरीके से कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन या डिफेंस कोऑपरेशन होता हुआ हमें दिखे, और इंडिया जो है इस क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर के तौर पे उभर के आए। ये बिल्कुल हमारे इन जो है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में पॉसिबल है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, तो आप देखेंगे इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है आज के दौर में। आप देखिए तो मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिक्स अब आज के दौर में बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो इस तरीके के जो डील्स होते हैं ना, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर एंड दे हाईलाइट द इवॉल्विंग डायनामिक्स in the international relations where traditional Cold War adversaries can become a strategic partner based on shared security interests। तो जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं वहां हमें देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोल्ड वॉर में जो लोग एडवर्सरीज थे, जो दुश्मन थे, जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, आज क्योंकि शेयर्ड स्ट्रैटेजिक या शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है अपना, उस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर के दुश्मन आज दोस्त बने जा रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा। नाउ इट आल्सो एम्फसाइजेस द रोल ऑफ आर्म्स सेल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन इन शेपिंग दीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नाउ आज हम ये देख रहे हैं कि आज के संबंधों में कहीं ना कहीं डिफेंस, आर्म रेस या आर्म सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये एक बेस बन गया है दो देशों को पास में लाने का, क्योंकि हर कंट्री को अपनी सुरक्षा की चिंता है, हर देश अपनी सिक्योरिटी करना चाह रहा। और जिस तरीके से कुछ एक आध देश है जैसे चाइना है जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, उससे तमाम देशों को खतरा है, और कई देश चाइना को जो है वो अपना एक एनिमिटी या एक सस्पिशियस कंट्री के रूप में देखते हैं। तो तमाम देशों के साथ चाइना का ऑलरेडी जो है वो डिस्प्यूट चल ही रहा है। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये देख रहे हैं कि आर्म्स रिलेशन या आर्म्स एग्रीमेंट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में हुआ, वहां पर भी यही सारी चीजें हैं कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से तमाम वेपन्स खरीदेगा, और रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को फूड ग्रेन, टेक्नोलॉजी वगैरह, उसके स्पेस प्रोग्राम में हेल्प करेगा। तो आज के इंटरनेशनल रिलेशंस का बेस अब ये हो रहा है, धीरे धीरे हमें इस तरीके के आधार देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।